नमस्कार। भारतीय राजनीति के मौजूदा परिदृश्य और भविष्य कल हमने इस पे चर्चा की थी और एक कहिए कि हर तरफ से एक दृष्टि एक विहंगम दृष्टि हमने रखी थी, एक जो है व्यापक दृष्टि रखी थी कि किस तरह से भारतीय राजनीति को उत्तर प्रदेश प्रभावित कर रहा है और देश में राजनीति किस तरह से चल रही है। आज उसका दूसरा भाग है और इस दूसरे भाग में भी उत्तर प्रदेश से मुख्य है, क्योंकि वहां की राजनीति जो है भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री वहीं से आए हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी जो पिछले 2 टर्म से प्रधानमंत्री हैं, भले रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन बनारस से उन्होंने लोकसभा सीट जीत करके दिल्ली में सांसद के तौर पे काम करना शुरू किया है। तो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि किसानों में असंतोष है, मजदूर परेशान हैं, नौकरियां गई हैं, कोरोना काल में उनको पैदल चलना पड़ा, सैकड़ों हजारों किलोमीटर, 36 तरीके की परेशानियां आई। प्रधानमंत्री इस बात से खुश हुए कि हमने जो 80 करोड़ भारतीय जनता को मुफ्त राशन दिया है, लेकिन क्या मजदूरों का जीवन या किसानों का जीवन सिर्फ फ्री के राशन से चलेगा? युवाओं में आक्रोश है, चूंकि बेरोजगारी बहुत भयंकर है, दलितों के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं, चाहे प्रयागराज की बात हो, उन्नाव की बात हो, हाथरस की बात हो, कई जगह है। और जब किसान मजदूर की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टियां सामने खड़ी होती हैं, क्योंकि किसान मजदूर की लड़ाई सालों से, दशकों से कम्युनिस्ट पार्टियां लड़ती चली आ रही हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसमें हम देखें तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है कम्युनिस्ट पार्टियां। उसी तरह अगर दलितों की बात करें तो दलितों की लड़ाई लड़ने का काम पिछले कई सालों से मायावती करती आ रही है, लेकिन इस पूरे पिछले 5 साल का जो उत्तर प्रदेश में शासनकाल रहा योगी जी का, इस दौरान जो है मायावती एकदम शांत पड़ी रही। दलितों पे कहीं भी अत्याचार हुआ तो मायावती बहुत मुखर नहीं हुई, बल्कि कहे कि मायावती से ज्यादा मुखर हुई प्रियंका गांधी, कांग्रेस बहुत मुखर हुई। तो ये जो दलितों की कथित पार्टी है बसपा, या जो किसानों मजदूरों की कथित पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर क्यों है, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है कल की तरह आज भी मंजुल भारद्वाज। मंजुल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो जैसा कि मैं भूमिका में बता रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो चुनाव हो रहा है, उसमें दलित पार्टी की जो मुख्य कहें कि भागीदार है वो बसपा, मायावती जी की पार्टी, वो हाशिए पे है, या समझिए कि लड़ाई में नहीं है। जो मुख्य सत्ता की लड़ाई है उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी जो है कहीं लड़ाई में नहीं है। तो हम सिलसिलेवार बात करते हैं, पहले कम्युनिस्ट पार्टी पर चर्चा करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी यूपी के चुनाव से एकदम बाहर क्यों है। बाकी प्रदेशों में भी उसकी इस साल की वही स्थिति है, लेकिन यूपी पे हम विशेष तौर पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यूपी भारत की राजनीति को तय करता है। देखिए, आप जितना भी समय दें, मैं 2-3-4 बातें पहले तो कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म के बारे में रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल रखें। चुनाव के बारे में आप प्रमुखता से रख ही रहे हैं। दरअसल भारत में अगर देखें या दुनिया में पहले देखें कि कम्युनिज्म को कैपिटलिज्म में खत्म कर दिया, और उसका जो सदमा है वो इतना गहरा है कि उससे जो एक मार्क्सवाद की एक कौम थी वो उबर नहीं पाई। है नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि भारत में कम्युनिस्टों के पास कोई दृष्टि नहीं है। जब मैं ये कहता हूं दृष्टि नहीं है, तब उसके कारण है। उसका कारण ये है कि उन्होंने मार्क्स के तत्व को वर्ग संघर्ष और वर्गवाद तक तो जोड़ दिया, लेकिन वो भारत की जात को नहीं तोड़ पाए। ये सबसे बड़ी अड़चन है। भारत में जो उनका मजदूर वर्ग है वो धर्म पे तो इस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन जात से नहीं हिलता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि ये जो न्याय के लिए लड़ने वाली पार्टी है, ये जब अपने ही पड़ोस में चीन में 140 करोड़ लोगों को जब जनता होने का अधिकार नहीं है तो ये कुछ नहीं बोल पाती। तो ये इनके अंदर जो विरोधाभास है। तीसरा कारण
कि ये बिल्कुल दक्षिण पंथियों की तरह सारे वामपंथी भी शुद्धतावाद के शिकार हैं। आज देखिए भारत में इतने कम्युनिस्ट फ्रैक्शंस हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और उसमें एक से एक श्रेष्ठतावाद की लड़ाई होती है। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ा सा भारतीय संस्करण में आती है, उसको दूसरी जो हिंसा को पे आधारित पार्टी है, वो उसको पार्टी नहीं मानती, कम्युनिस्ट ही नहीं मानती। चौथी बात ये है, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ है, लेकिन ये व्यक्ति पूजा में लगे हुए रहते हैं, और व्यक्ति पूजा तानाशाही की हद तक होती है। यानी कि पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन में देख लीजिए, आपको 3 तस्वीरों के बाद चौथी तस्वीर नहीं मिलेगी। मार्क्स की, लेनिन की, स्टालिन की। मैंने कई बार ये सवाल भी उठाया कि भाई जो है, क्या भारत में कोई कम्युनिस्ट नहीं हुआ? चौथी बात ये है कि ये जो है, इनका न्याय संगत संगठन हो। मैं ये भी कहूंगा कि मैं जानता हूं कि वो बहुत ईमानदार हैं। भारत में अगर कोई राजनीतिक पक्ष आज ईमानदार है तो मेरे जानकारी में कम्युनिस्ट हैं। लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि वो अंतिम ध्येय हत्या को या हिंसा को स्वीकारते हैं, और यही दक्षिणपंथी भी करते हैं। कि मतलब ब्राह्मणवाद भी यही करता है ना, कि भाई भगवान के बारे में आप जरा भी बोलोगे तो हम आपकी हत्या करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। यही मार्क्सवादी भी करते हैं। मैं 10-20 सेकेंड और लूंगा कि मेरा निजी अनुभव है। जब मैं राजगति नाटक जो है वो लिख रहा था, उसमें हमने सारे विचारों का विश्लेषण किया और मार्क्स के बारे में टिप्पणी की। तो जब उसी नाटक का रिव्यू जब लिखा गया, तो गांधी के बारे में मेरी राजनीतिक समझ सराही गई, अंबेडकर के बारे में सराही गई, और लिखने वाले जो कम्युनिस्ट साथी थे, जब उन्होंने मार्क्स के बारे में टिप्पणी की, तो मेरे नाम के आगे लिखा, मियां मंजुल की राजनीतिक समझ भटक गई। अब देखिए किस तरह के हमले हैं। ये जो है, इनके पास कोई जमीनी हीरो नहीं है। आप देखिएगा, ये कबीर को आप देखिए, कम्युनिस्टों के नाम बहुत सारे कबीर पे, लेकिन कबीर तो धर्म को खारिज करते हैं और हिंसा को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन ये अपनी सुविधा, जैसे ये दक्षिणपंथी बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जीवन गोविंद दियो, इस वाक्य को रटते हैं। लेकिन जब वो कबीर कहते हैं कि भाई पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो वहां से भाग लेते हैं। उसी तरह से ये क्या करते हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले है, सावित्रीबाई फुले को वामपंथियों ने आइकॉन की तरह अपनाया, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, लेकिन इन दोनों का संघर्ष तो अहिंसक है। और एक खास बात, इनके पूरे संगठन में ये दूसरे संगठनों पे उंगलियां उठाते हैं कि युवा नहीं है, लेकिन इनके यहाँ बेसिकली अंतिम सांस लेने तक व्यक्ति पद नहीं छोड़ता है, और ये माफ कीजिएगा, युवाओं को ग्रूम नहीं करते हैं। और एक खास बात इनके अंदर जो है, जो जिससे जड़ें नहीं जमा पाई, वो इनका है कि समग्रता में नहीं देखते हैं। और वही कारण है कि इतना ईमानदार संघर्षपूर्ण काम करते हुए भी इनका क्या करते हैं, सारी यूनियनें इनकी तादाद है, जैसे मजदूर चल के गए, लहूलुहान हो गए, लेकिन कोई वो दिखा नहीं, कोई वामपंथी दिखा नहीं, कोई यूनियन नहीं दिखती। यही बात बताती है कि भारत में कम्युनिज्म का वजूद नहीं है। मेरे, आप बोलिए, फिर मैं बाकी के मुद्दे और बोलता हूँ। हाँ नहीं, आप अच्छी बातें कर रहे थे, और मैं इसमें एक और बात ऐड करूं जो आपने कहा, एक अभिजात्यवाद भी कहिए उसको, अभिजात्यवाद दूसरे तरीके से कहिए, है ना, जिसे है उनमें तो। लेकिन ये पार्टी कहलाती है मजदूरों और किसानों की। मजदूरों और किसानों में ज्यादातर वो लोग हैं जो आम आदमी है, जो पढ़ाई से दूर है, जो बाहरी दुनिया से दूर है। ज्यादातर वो जो है वो लोग हैं जो अपने खाने पीने जीने में उलझे हुए हैं। जीवन का सुख क्या है या दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उसे बहुत ज्यादा वाकिफ होने का समय उनके पास है नहीं। लेकिन वैसे लोगों की पार्टी जो है वो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बात करते हैं, है ना, और वो पूरी दुनिया को सुधारने निकलते हैं। तो एक विरोधाभास है कि पार्टी के बड़े नेता जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो मार्क्स लेनिन से लेकर के पता नहीं किस चीज की बातें करते हैं, लेकिन उनके जिनके जो टारगेट, और जिसे सिनेमा हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस, उनके जो मूल कार्यकर्ता है, उनके जो जमीनी लोग हैं जिनके लिए वो काम करना चाहते हैं,
वो बेहद जो है कूप पंडुक वाली स्थिति में है या अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं। तो क्या ये विरोधाभास जो है कम्युनिस्ट पार्टी को समेटने का काम नहीं किया है? बिल्कुल किया है। आप देखिए कि ज्यादातर कम्युनिस्ट जो आज पद पे हैं या उनके नीति निर्धारक हैं, वो सब प्रोफेसर हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं। आप देखिए, राजनीति पूर्णकालिक कार्य है। आप जो है वो क्या नाम है, फुर्सत में सारे वो करेंगे, वो बहुत बढ़िया है, वो विश्लेषण बहुत बढ़िया कर लेंगे, लेकिन जमीन कहाँ है? और मेन मुद्दा ये है, जो कम्युनिस्टों ने गलती की है, वो गलती की है उन्होंने संविधान को समझा ही नहीं। संविधान में मैं ये कहता हूं कि जब मार्क्स ये कहते, बेसिकली मार्क्सवाद क्या है, एक लाइन में समझें कि पूंजी पर स्टेट का कब्जा हो, पूंजी का मालिक जो है वो लोग हों, तो हमारा तो संविधान तो पहली लाइन में मार्क्सवाद को स्वीकृत करता है, लेकिन अहिंसक रूप में, हिंसा के रूप में नहीं। हमारे संविधान की प्रियम्बल में लिखा है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के मालिक हैं। ये बात मैंने किसी कम्युनिस्ट को समझते हुए, बोलते हुए, लिखते हुए आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। हो सकता है ये मेरी अज्ञानता हो, मेरी सीमा हो, लेकिन ये पता नहीं कहाँ की क्रांति करते रहते हैं। कभी मैंने एक आंदोलन ऐसा नहीं देखा कम्युनिस्टों का जिन्होंने आंदोलन किया पूरे देश में कि संविधान लागू हो। ये क्या है? जो एक भारतीय संविधान में खास बात है ना, और जो गांधीवाद में है, वो है कि आप प्रतिरोध को सुनिए। तो ये उसी प्रतिरोध का फायदा उठाते हैं। ये कभी नीति निर्धारण के लिए आगे नहीं आते या रोल मॉडल नहीं बनते। और सबसे बड़ी बात है, ये उस काल में अटके हुए हैं जब लेनिन ने क्या किया, स्टालिन ने क्या किया, माओ ने क्या किया, लेकिन वो क्यूबा की बात नहीं करते हैं, वो रोल मॉडल नहीं करते हैं। लेकिन ये तानाशाह जो बैठा हुआ है, मतलब एक कम्युनिस्ट की आपने कभी आवाज सुनी हो कि शी पिंग ने कैसे आमरण अनशन तक पद जो है हथिया लिया, कैसे पुतिन ने हथिया लिया, एक शब्द नहीं आपकी नहीं। तो बेसिकली ये बिल्कुल ब्राह्मणवादियों की तरह तानाशाह हैं और शुद्धतावाद की शिकार। अच्छा मित्र, एक और अगर समझते हैं इसको, फिर हम दूसरी बात पे आएंगे, आंदोलन वाली बात पे आएंगे, कि जब हम देखते हैं कि एक तरफ जो है बंगाल में तो खैर कम्युनिस्ट पार्टी वहां भी उखड़ गए, लंबे समय रह करके 35-40 साल कम्युनिस्टों को शासन रहा और वो हट गए वहां से, है ना। आज स्थिति उनकी हाशिए से विवाद। लेकिन केरल में कम्युनिस्ट पार्टी लगातार बनी हुई है, उसकी क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, उसकी वजह अलग है। केरल का इतिहास कम्युनिज्म ने नहीं खड़ा किया। केरल के राजाओं ने भारत की आजादी के पहले भी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। वहां शिक्षा के बाद, वहां के जो समुद्र से कनेक्ट होने के बाद, वहां का और एक हुआ कि शिक्षा संस्थान मजबूत हुए। उसके बाद जो मजदूर है वो विदेश गया। आज आप देखिए केरल के ज्यादातर जो है वो दुबई में या वहां पे काम करते हैं। और दूसरा भी उनका कारण ये रहा है कि वो डिपेंडेंट नहीं है, टोटली मार्क्सवाद पर डिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने बेसिकली दक्षिणपंथी जो आंदोलन, दक्षिणपंथी थे, उनको हटा करके जो बहुत कुप्रथाएं थी कि महिलाओं को स्तन खुला करके रखना पड़ेगा, उन सब से उभरते हुए वहां के उभरे वो। और उन्होंने फिर अभी क्या तय किया है कि हमें ये दक्षिणपंथ के कूड़े को नहीं आने देना, कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर रखना है, क्योंकि कांग्रेस को भी सत्ता जनित रोग लगते हैं। तो वहां कम्युनिस्ट जो है इसलिए खड़े, इसलिए नहीं खड़े कि वहां मार्क्सवाद का बहुत बड़ा चमत्कार है। अच्छा, जब कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो एकदम उसके ठीक सामने जो है समझिए परछाई की तरह जो है आंदोलन दिखाई पड़ता है, हड़तालें दिखाई पड़ती है। कम्युनिस्ट वो जो हड़ताल करे, जो आंदोलन करे, है ना। और 60s के दशक में तो बहुत जोर था। मैं तो मानता हूं कि मुझे याद है पटना जब मैं आया था पढ़ाई करने के लिए, 84-85 की बात है, 83 की बात है। उस समय जब पटना में कम्युनिस्ट पार्टी की जो रैलियां हुआ करती थी, उसमें 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें होती थी और गांव-गांव से, सुदूर गांव से लोग आते थे। वो जो है चना का सत्तू और जो है सत्तू और आटा और फलाना फलाना बांध करके आते थे, खाने का कलेवा लेकर के आते थे, और गांधी मैदान में लंबी चौड़ी भीड़ लगी रहती थी, 2-2, 3-3 दिन लोग रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि 90 आते आते वो खत्म हो गए एक तरह से।
कम्युनिस्ट पार्टी की वो जो भीड़ थी वो कहीं और चली गई। और फिर बाद में बिहार में तो खास करके देखिए कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है लालू प्रसाद यादव के पीछे खड़ी हो गई, और धीरे धीरे करके कम्युनिस्ट पार्टी की हालत ये हो गई कि कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हो गई। और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में, कि जो आज जो कन्हैया कुमार जो कांग्रेस में गए हुए हैं, बेगूसराय की सीट पर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे कन्हैया कुमार, और आरजेडी ने समझौता नहीं किया और उनके सामने जो है अपना उम्मीदवार खड़ा किया। तो आरजेडी जिसके पीछे पीछे लंबे समय तक चले कम्युनिस्ट को एक सीट पर भी आरजेडी ने खड़ा होने का अवसर नहीं दिया, और कन्हैया कुमार वहां चुनाव हार गए, जबकि कहा जाता है लेनिनग्राद कहा जाता है बिहार का बेगूसराय को। मतलब अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें बिहार में तो बेगूसराय को माना जाता था, लेकिन आज बेगूसराय में भी जो है वो बीजेपी की जो सांसद है गिरिराज सिंह है ना, तो ये जो है कम्युनिस्ट और आरजेडी आपस में लड़ गए और उसका बीजेपी को लाभ हुआ। किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ, या कहिए कि रेलवे के आंदोलन हुए, दूसरे कर्मचारी संघों के आंदोलन हुए, लेकिन कहीं कम्युनिस्ट पार्टी बड़े मुखर तौर पे सामने नहीं आई, उसकी लीडरशिप नहीं आई। शायद जो है कहीं दूर, जिससे किसान आंदोलन में हमने कुछ झंडे देखे थे कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन लीडर के तौर पे किसान आंदोलन में भी इतना लंबा आंदोलन चला, दुनिया में जिसकी चर्चा हुई, हिंदुस्तान में तो चर्चा हुई, लेकिन इस आंदोलन में भी कहीं जो है किसान नेता के तौर पे कोई कम्युनिस्ट नेता नजर नहीं आया। उसकी क्या वजह देखते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें अंतर करता हूँ कि किसान आंदोलन में कम्युनिस्ट नेता नजर आए थे, और पंजाब में जितने भी ग्रास रूट लेवल के कम्युनिस्ट हैं उनका भारी जमावड़ा था। दिल्ली के भी लोग थे, हनन मुल्ला भी थे। लेकिन जो आपने बात कही उसमें दम है। वो बात आपने क्या कही कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत खराब लगा कि जब एक मतलब एक कहेंगे कि एक अवसरवाद का एक नमूना केजरीवाल जब आया तो कम्युनिस्टों ने कहा कि हम केजरीवाल से गठबंधन करेंगे। अरे मैंने कहा ये आइडियोलॉजी को मानने वाले, और ये ऐसे जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, जो आरएसएस का एक बीजेपी का अल्टरनेटिव, एक उनका दीर्घकालीन एक प्रयोग है, ऐसे में ये बात करेंगे। तीसरी जो बात है वो सबसे बड़ी बात ये है कि कम्युनिस्ट अभी मोदी राज में एक मेंढक की तरह हाइबरनेशन में है। उनको मालूम है कि वो बाहर निकलेंगे तो उनकी हत्या होनी तय है। तो कम्युनिस्टों का भी जो लीडरशिप है वो वेट एंड वॉच का गेम कर रहा है। यानी कि जो मजदूरों के, आप देश से देखिए कितने सारे मजदूर विरोधी कानून पास हुए संसद में, लेकिन कोई आपने देशव्यापी आंदोलन देखा हो? इतनी बड़ी यूनियन है उनकी, रेलवे से लेकर बैंक से लेकर के कहाँ यूनियन नहीं है, लेकिन कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है। वो हमेशा बेरोजगारी के लिए, युवाओं के लिए लड़ते हैं, लेकिन युवाओं की सबसे बड़ी फौज जो है मोदी ने अपने राज में खड़ी की है, कोई एक आवाज हो। तो ये सारे के सारे ये है। और एक खास बात है, जब तक रशिया था तब तक भारत में जनवाद था। मैंने अपने युवा होने में जो जनवादी प्रगतिशील लेखक और पत्रिकाएं पढ़ी, लेकिन जैसे ही रशिया टूटा वैसे सारा जनवाद कहाँ चला गया पता नहीं। वो जो विद्वान कहलाते थे उनकी विद्वता कहाँ चले गई, कहाँ वो जन नाट्यकार और पता नहीं क्या क्या नाम से जो उद्बोधन होते थे, वो आज सारे के सारे गायब हैं। तो ये जो खास बात है कि इनका मौलिक आधार जो है और बेसिकली दृष्टि वो संविधान के दायरे में नहीं देखती है। हाँ, कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों का संविधान के दायरे में इलेक्शन लड़ना है, लेकिन वो संविधान से कितनी नफरत करते हैं इसका नमूना जब मौका आया देश में कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री बने तो सारे पोलित ब्यूरो ने उसको नकार दिया। एक दूसरा, जब मनमोहन सिंह के साथ भी धर्मनिरपेक्षता पे उन्होंने साथ दिया था, लेकिन 123 जो एग्रीमेंट था उस पे उन्होंने अपना समर्थन वापस लेकर के भारत में अपना राजनीतिक आत्महत्या की थी, ये जान लीजिए। जबकि वही चीन अमेरिका की पूंजीवादी गोद में बैठा है और पूंजीवाद का विभत्स उदाहरण है, इसके बारे में कोई पेपर कहीं कुछ नहीं होता। और एक खास बात, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली जो रेड कॉरिडोर का
जो रणनीति है वो इनको भारत में जन समर्थन नहीं देने देती। मैं भी मानता हूं कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन का हिस्सा उनको मिले, उनको प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन उसके लिए विचार वैचारिक परिवर्तन का नहीं है। और एक मित्र 10-20 सेकंड में, इनकी बेसिकली रणनीति क्या है? ये विचार परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। ये क्या करते हैं, कुछ एक छोटा सा तबका खड़ा करते हैं जो मार्क्स 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 करता है, उस कब्जे, उस छोटे से ग्रुप को फिर हथियारबंद होके फिर सत्ता परिवर्तन में लड़ते हैं, और वहां सत्ता कब्जाने के बाद तानाशाही तरीके से हर एक व्यक्ति को ये मार्क्सवादी बनाना चाहते हैं, जो कि अपने आप में इंसानियत के खिलाफ है, क्रूरतम है, क्योंकि किसी व्यक्ति की प्रकृति एक नहीं है, विविध है। और एक हद तक ये बिल्कुल दक्षिण पंथियों की तरह विविधता के खिलाफ चले जाते हैं, और विविधता के खिलाफ जाना मनुष्यता के पक्ष नहीं है। तो क्या आपको मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह से हमें ऐसा लगा था कि जब बीजेपी बहुत एग्रेसिव होगी तो कम्युनिस्टों के लिए एक विकल्प के तौर पे लोग कम्युनिस्टों की तरफ देखेंगे, लेकिन अभी बीजेपी पूरे उफान पे है। अब तो कहिए कि उफान से भी नीचे उतरने लगी है पार्टी। वैसी स्थिति में कम्युनिस्ट पूरी तरह गायब है। तो जो मुझे लगता था आज से 15, 20, 25 साल पहले कि जब बीजेपी उफान पे कभी आएगी तो जो है वामपंथी खड़े होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बीजेपी उफान पे और वामपंथी पूरे सिरे से गायब है। तो क्या लग रहा है, क्या उनका भविष्य कहीं है भारत में, या खत्म हो गया उनका भविष्य? उनका भविष्य कांग्रेस से जुड़ा है। जैसे जैसे कांग्रेस वापस आएगी वैसे वैसे वामपंथी भी आएंगे। आपको ऐसा लगता है कांग्रेस स्पेस देगी इस बार? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, और यही होगा मित्र। क्यों? क्योंकि तो फिर कांग्रेस के विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं कम्युनिस्ट? क्योंकि जो इनको खड़ा करता है उसी की जड़ खोदते हैं ना। इनको लगता है जैसे कांग्रेस इनको क्यों करती है। क्या बेसिकली कांग्रेस जो है इतने साल राज किस लिए कर पाई? उसमें नेहरू की जो रणनीति उसको देखिए। नेहरू ने क्या किया कि भाई वामपंथ को पनपने दिया, वामपंथ को शिक्षण संस्थाओं में बिठाया। वो इसलिए कि ये जो आस्था वाली बात है ना, ये कौन टकराए रोज दक्षिण पंथियों से। तो दक्षिण पंथियों से टकराने के लिए नेहरू ने बहुत अच्छा उपयोग वामपंथियों का किया कि इनको जो है आप दरकिनार रखते। और जैसे ही कांग्रेस कमजोर हुई, या कांग्रेस भी जब संभ्रम में पड़ी, जैसे ही राजीव गांधी ने मूर्खता की, ताला खुलवाया और खड़ा कर लिया, और उसमें क्या हुआ, उसमें देखिए जो सबसे बड़े समाजवादी थे उन्होंने कैसे निराश किया। और समाजवादी भी कब पनपे, किसके विरोध में पनपे? कांग्रेस के विरोध में पनपे। तो कांग्रेस के विरोध में पनपने वाले, घोर कांग्रेस से घृणा करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस आखिर में किसके सारथी बने? आरएसएस की सरकार। मतलब इतना बड़ा धोखा जो है आइडियोलॉजिकल, कौन किसको दे सकता है, ये जो है वो समझ के परे है। इसलिए मित्र ये सुपड़ा साफ नहीं है। नहीं, मुझे एक और बात लगती है मित्र कम्युनिस्टों के कमजोर पड़ने की, कि जिस तरह से 90 के बाद, 90 के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत में पूंजी का प्रभाव या प्रवाह बढ़ा और पैसा जो है सब कुछ होने लगा, आम आदमी के लिए भी, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। और देखिए चुनाव लड़ना कितना डिफिकल्ट होता चला गया। आज स्थिति है ये कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं मित्र। और ये विलेज टाइप जो जिले हैं, जो लोकसभा सीट है, वहां की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि उसमें कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर पड़ गई। ईमानदारी उनकी पूंजी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कम्युनिस्ट लोग आज भी ईमानदारी के साथ चलते हैं, ये समझने वाली बात है। और मुझे लगता है कि ये जो चुनावों का जो बजट इतना ज्यादा बढ़ गया, उसमें ये और कमजोर पड़ गए, है ना। और देख लीजिए कि बीजेपी के पास जो है 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जमा हो गई। कांग्रेस हालांकि अभी कम है, लेकिन अब वही देखिए दूसरे नंबर की पार्टी जो है वो बसपा है, जिसके पास सबसे ज्यादा धन है। लेकिन इस बार देखिए कि बसपा भी खामोश है, दलितों के मुद्दे पे भी खामोश है, और सत्ता हथियाने के जो आंदोलन होता है, ये सत्ता हथियाने की जो चाल होती है, उसमें बसपा पीछे दिखाई पड़ रही है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको, जबकि इनके पास पैसा है लड़ने के लिए? क्यों भाग रहे हैं फिर ये?
मैं चाहूंगा कि बसपा पे आप फिर से बोलें, मैं वामपंथियों का जवाब दे दूं। देखिए मित्र, पैसा इलेक्शन में लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वामपंथियों के पास पैसे की नहीं, दृष्टिगत स्पष्टता की कमी है। जैसे मैं भारत के राजनीतिक आंदोलन की बात करूं, तो अंग्रेज सरकार के पास तो कितना पैसा था, गांधी के पास क्या पैसा, कांग्रेस के पास क्या पैसा, लेकिन उनके पास दृष्टि थी, उनके पास वो ऊर्जा थी जो अनपढ़ जनता को, जो दुबली, जो देखिए बहुत बड़ा मार्क्सवाद मार्क्सवाद बात करते हैं, बहुत बड़ा वो बात करते हैं, लेकिन गांधी ने किसकी बात की थी? शोषितों की, अनपढ़ों की, मजदूरों की। वही तो था गांधी का वर्ग। और उन्हीं के साथ वैचारिक परिवर्तन करके, राजनीतिक चेतना जगा के, जो अंग्रेजी एम्पायर को उन्होंने उखाड़ फेंका, कौन से मार्क्सवाद में ताकत रही या कौन से वाद में? ये बात हमें समझनी चाहिए। रही बात मायावती की, देखिए, कहीं भी जब आप एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आप जो है भारत में मित्र ज्यादा दिन तक सरकार नहीं बना सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। इस बात को आप मुझे समय दें तो मैं विस्तारित करता हूँ। आपको यह समझना होगा मित्र कि भारत जो है बहुसंख्यकों का देश नहीं है। भारत अलग अलग तरह के अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यक देश है। आप जान लीजिए, मायावती जी दलित दलित प्रतिनिधित्व करती हैं। पूरे देश में दलित 15% है मित्र, और 15% वोट उनको मिल भी जाए तो बहुमत नहीं आ सकता। भारत में सबसे ज्यादा जो है वो कास्ट बेस्ड अगर आप देखें तो वो ओबीसी जमात है, जो 40% के आसपास है। जब तक आप 14% मुसलमान या 15% दलित या 7.5% आदिवासी, जब तक ये गठजोड़ नहीं होगा, आप बहुमत की तरफ नहीं आएंगे। और यही वजह है कि जब उन्होंने कहा जूते मारो सबको, फिर उन्होंने नारा दिया कि ये हाथी न, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, तो उनको सत्ता मिली। तो ये बात जितना सब जगह समझ, और ये मैं आपको बताऊं, ये विकारी पार्टी ने समझी थी पिछले 2017 के इलेक्शन में कि हमने ऊंची जातियों के लिए धर्म की बात करके ब्राह्मणों को अपनी तरफ किया, ब्राह्मण रूलिंग क्लास हैं उनको अपनी तरफ किया, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को मिला के सारे ओबीसीयों के अपने साथ खड़ा कर लिया, इसलिए उनको बहुमत मिल पाया। और फिर सत्ता में 5 साल रह के गुड़गोबर कर दिया। हाँ जी। अच्छा मित्र, एक और मुझे जो दिख रहा है कि महाराष्ट्र में जहां से अंबेडकर थे, दलितवाद जो कहिए या अंबेडकरवाद जो भी कहिए, वो जो चला, महाराष्ट्र में भी आज स्थिति है कि दलित पार्टियां जो है वो कई भाग में बट के लगभग खत्म हो गई। रामदास अठावले जो है एक दलित पार्टी के नाम पे पार्टी चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई अपनी पहचान उस तरीके की बनाई नहीं है ना। बस एक झुंझुना के तौर पे कभी कांग्रेस, कभी एनसीपी, कभी अभी बीजेपी उनको इस्तेमाल करती है कि कुछ वोट अगर है तो आ जाए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा दिख रहा है कि कोई लीडरशिप जो उभरा था, एक लीडरशिप उभरा था दलितों के लिए, है ना। दलित में केवल लेकिन मायावती जो है जाटव जात जो वहां पे है, दलितों में एक जो कम्युनिटी है जाटव, उस तक कहते हैं सीमित हो गई। दलितों में भी सारे जो लोग अलग अलग जो उपजातियां हैं, जो प्रजातियां हैं, वो उनके साथ नहीं खड़ी हैं। तो ये जो बिखराव होता है एक समूह में, उसकी क्या वजह देखते हैं आप? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस उम्मीद के साथ लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप उस उम्मीद को खारिज कर देते हो, निराश करते हो। फिर भी कई दूध वाले ग्राहक की तरह है, जैसे जाटव जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मायावती ने अपने राज में कोई स्टेटस, कोई कोई आंकड़ा है कि इतने परसेंट दलितों को सक्षम हो गए, एम्पावर हो गए? आपने मायावती की चर्चा में क्या सुना कि उन्होंने बड़े बड़े बुत बना दिए, उन्होंने मान्यवर काशीराम जी के नाम पर कोई गार्डन बना दिया, उन्होंने अपने लिए बहुत ज्यादा जेवर संपत्ति इकट्ठा की, लेकिन उसके अलावा क्या है? आप देखिए, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कितना फीसदी टिकट दिया, कितना फीसदी उन्होंने सत्ता में होते हुए महिलाओं को पद पर दिखाया। और एक वो भी उसी राह पर चल पड़ी कि मैं तानाशाह हूं, मैं लोकतंत्र में चुनाव तो लड़ूंगी, लेकिन मैं पार्टी में लोकतंत्र स्थापित नहीं करूंगी। दरअसल ये जो सबसे बड़ा एक न्यूनगंड है, यही पार्टियों को
डुबो देता है। ये हमें समझने की बात है। मैं यहाँ इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि राजनीति के शय और मात के खेल को आपको नहीं समझना चाहिए, लेकिन दिक्कत आपकी ये है कि इतना जोर लगाने के बाद भी मोदी और विकारी संघ कांग्रेस को क्यों नहीं उखाड़ पाया? क्योंकि कांग्रेस एक समय में विचार से लोगों के साथ जुड़ी। उसी तरह से मायावती तो बन गई, लेकिन जिस बहुजन विचार को, जिस अंबेडकर विचार को लेके चली थी, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। और आप कहें कि अंबेडकर की जो संभावनाएं काशीराम जी ने उत्तर भारत में बनाई थी, उनको गहरा आघात किसी ने पहुंचाया है, तो वो मायावती जी उनमें से एक है। एक और चीज अगर मैं देखता हूं मिस्टर अम्बेडकर पे अगर बात करते हैं हम, तो अम्बेडकर भले आजादी से पहले दलितों को लेकर के मुखर रहे, उनके अधिकारों की मांग करते रहे, बात करते रहे, अंग्रेजों से भी उन्होंने बात की, फिर पूना पैक्ट की कहानी अलग है। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो केवल दलितों के नेता नहीं थे वो। अम्बेडकर ने जो आपने पहले कहा कि हम भारत के लोग, तो उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका है। समता, समानता और जो दूसरी कमजोर जातियां हैं उनके लिए जिस तरह से उन्होंने सोचा। उसके अलावा जो हमारी कुप्रथाएं हैं, हमारे समाज में दूसरी और विसंगतियां हैं, उन सब को लेकर के जो एक समग्र दृष्टि उसके पास थी, वो कहिए कि भारतीय दृष्टि थी उनके पास। उन्होंने वो दलित समाज के बजाय पूरे भारतीय समाज को, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सवर्ण हो या अवर्ण हो या दलित हो, सबके लिए उन्होंने एक विचार रखा और कहा कि सबके लिए ये स्थिति होनी चाहिए। चाहे आरक्षण की बात कही या दूसरे तरीके की बातें कही, तो उसमें अम्बेडकर का एक भारतीय दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। लेकिन बाद के नेताओं में जो दलित नेता हुए, जो अम्बेडकर के नाम पे जिन्होंने पॉलिटिक्स की, वो बेहद सीमित हो गए। तो अम्बेडकर से चलने वाले, अम्बेडकर को प्रेरणा मानकर चलने वाले नेताओं की इतनी सीमाएं कैसे बन गई, वो सीमित कैसे हो गए, उसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? मित्र, इसका स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं इसका कारण है। देखिए, गांधी के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन दोनों की दृष्टि एक दिशा में काम करती। नेहरू ने उसका सम्मान करते हुए बाबा साहब की विद्वता, लेकिन संविधान भी बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन बाद में पता नहीं, जैसे सुभाष चंद्र बोस को गांधी के साथ चलते चलते अचानक उनका भटकाव हो गया और वो 1857 वाली कहानी दोहराने में चले गए कि नहीं, हमें सशस्त्र सेना युद्ध करना पड़ेगा। उसी तरह से बाबा साहब का संविधान पर से उतना भरोसा नहीं रहा, ऐसा मुझे लगता है। वो ये कारण है, इसलिए उन्होंने क्योंकि देखिए, मौलिक अधिकार सारे भारतीय लेते हैं। सारे भारतीय संविधान की वजह से एम्पावर हैं। सारी महिलाएं देश में, जिनको नागरिक बोल के वोटिंग अधिकार जो किसी भी धर्म से हो, वो संविधान की वजह से है। बिल्कुल आपने सही इंगित किया, वो भारतीय चेहरा है और वही भारतीय चेहरा विश्व में जाना जाता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक क्रियाक्रम को आगे बढ़ाने की बात हुई, वहां बाबा साहब ने अपने उस समूह को चुना जिनके लिए उन्होंने आरक्षण या जिनके लिए बाद में और व्यवस्थाएं की, जो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला था। तो उन्होंने अपनी एक चुनावी रणनीति के तहत उस वर्ग को संबोधित किया, बजाय संपूर्ण भारत को संबोधित करते हुए। इसीलिए उन्होंने जब बौद्ध धर्म भी अपनाया तो बौद्ध अनुयायी हुए और उनके आगे उन्होंने अपनी राजनीति को चलाया। उसी तरह से फिर जो अम्बेडकराइट थे, अम्बेडकर के नाम पे जो कट्टर समर्थक है, देखिए यहाँ भी ये बड़ी दुविधा होती है मित्र कि मार्क्स को कुछ कह दो तो लाल भक्त उतर आते हैं, भगवान को 2 सवाल पूछ दो तो ब्राह्मणवादी और दक्षिणपंथी उभर आते हैं। उसी तरह से अम्बेडकर को विश्लेषण कर लो तो आपके ऊपर जातिवादी होने के इल्जाम लग जाएंगे और आप ब्राह्मणवादी हो जाओगे। लेकिन इस देश में गांधी एक ऐसे व्यक्ति जिनको जो मर्जी कह लो, कितनी ही बात कर लो, कितनी बार पुतले बनाने की उनकी हत्या कर दो, उनकी कितनी मूर्तियां तोड़ दो, दरअसल सही में जो लिबरल है वो गांधी है। और इन अम्बेडकर का जो नुकसान किया, जैसे मैं फिर कहूं, गांधी का जो सबसे ज्यादा नुकसान किया वो गांधीवादियों ने किया, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का नुकसान किया वो मार्क्सवादियों ने किया। उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को बजाय भारत का एक प्रगतिशील
नव भारत के निर्माण का एक या मैं कहूं जन्म के संयोग को चुनौती देने वाला योद्धा है बाबा साहब अम्बेडकर। कि भाई मैं जन्म जहां भी मेरा हुआ उसमें मेरा कोई योगदान नहीं, लेकिन जन्म होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। और केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं, संस्थागत तौर पर, देश के संविधान के तौर पर उन्होंने मजबूती से रखा, उस छवि को खराब किया सो कॉल्ड अम्बेडकर को मानने वाले लोगों ने। और अम्बेडकर के नाम पर दलित राजनीति करने वाले छोट भैये नेताओं ने, जो कभी भी अपने दम पर दलितों के लिए नहीं लड़े, वो दलितों के वोट का उपयोग करके या तो कांग्रेस की गोद में बैठ गए, और आज मतलब जो भी सत्ता में रहा, जैसे आज मोदी जी हैं तो उसके साथ बैठ गए। यही कहानी है। और ये बात नहीं, एक लाइन और ये बात मित्र, जल्द से जल्द दलितों को, शोषितों को, बहुजनों को समझनी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर दरअसल नव भारत के निर्माताओं में से एक थे। वो केवल दलितों के नहीं थे। ये जितनी जल्दी ये समझेंगे बहुजन वर्ग जो है, उतना जल्दी भारत तरक्की करेगा। नहीं, एक और बात महत्वपूर्ण है मित्र, इसलिए हम आखिरी चरण में हैं, इसके बाद फिर हम जो है अपना कार्यक्रम बंद करेंगे और कल एक दूसरी चर्चा पे जाएंगे। एक जो मुझे दिख रहा है मित्र कि ये जो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अम्बेडकरवादी दूसरी पार्टियां हो, या जो है राजद और समाजवादी पार्टी जैसी हो जो यादव और मुसलमान का गठजोड़ बनाया, ओवैसी की पार्टी हो जो मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है, बीजेपी है जो हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है, तो हर पार्टी जो है किसी न किसी एक वर्ग, समूह या जाति या धर्म को रिप्रेजेंट करती है, उसका ठेकेदार होने की बात करती है कि हम जो है यादवों की पार्टी है, या हम जो है मुसलमानों की पार्टी है, या हम जो है दलितों की पार्टी है, हम जो है किसानों मजदूरों की पार्टी है। समझिए, अगर जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनने जो है जाति पे राजनीति नहीं की, लेकिन धर्म पे वो दिखाई पड़ जाते हैं कि भैया वो हिंदू धर्म जो बहुत बहुमत यहाँ है, समाज है, उसके खिलाफ दिखते हैं। क्योंकि मुस्लिम पे जब बात आती है तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं वो, लेकिन हिंदू की जब बात आती है तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो एक उसके अलावा कम्युनिस्टों के साथ रहा कि वो पूंजीवाद जो है, जो पूंजी के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं वो, है ना। लेकिन जो है एक जो है कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि इसीलिए कांग्रेस ने इतना लंबा शासन किया और गांधी जो है उसी को लीड करते रहे। कांग्रेस ने, गांधी ने वही कहा कि गांधी ने किसी से टकराव का रास्ता नहीं लिया। गांधी ने कहा कि ये विविधताओं का देश है, यहाँ हर तरीके के लोग हैं, तो जबरन किसी को किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके अंदर जो है एक आत्मचेतना जो है, उनकी आत्मा को जगाना है, उनकी नैतिकता को जगाना है और उनको महसूस करवाना है कि भैया हम सब इंसान हैं। इसलिए उन्होंने शायद लिखवाया हम भारत के लोग, कि भैया इस भारत का हर नागरिक जो है बराबर का हिस्सेदार है, हर किसी को बराबर मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उस अधिकार के तहत आगे बढ़े। तो किसी से गांधी ने या उनकी कांग्रेस पार्टी ने टकराव का रास्ता नहीं लिया। आज भी जब देखिए कि प्रियंका गांधी जो वहां बोल रही हैं, किसी जाति के पक्ष में नहीं बोल रही हैं, किसी के धर्म के पक्ष में नहीं बोल रही हैं। प्रियंका गांधी की जितनी रैलियां हो रही हैं उसमें खास ध्यान रखा जा रहा है कि भाई बेरोजगारी है, दलितों के साथ अत्याचार है, बैड गवर्नेंस है, ये सब बातें उन्होंने रखी है, महंगाई रखी है, जो जनता से जुड़े हुए सवाल है। हालांकि ये कांग्रेस पे भी आरोप लगता रहा कि कांग्रेस बड़ी ही बारीकी से जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण जो है बिठाती रही। आप अगर 80s के दशक की बात कीजिए, 90 से पहले की, तो एक जो है जामा मस्जिद के, दिल्ली के जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद, वहां के बुखारी साहब जो है एक फतवा जारी करते थे हर चुनाव से पहले कि मुसलमानों को किधर वोट देना है, और वोट कांग्रेस की तरफ एक तरफा हो जाया करता था। उसके अलावा जातियों के आधार पर भी वो टिकट दिया करती थी कांग्रेस पार्टी भी। लेकिन इतने साल जो जातियों का पूरा कहिए कि 90 के बाद जो कमंडल और मंडल का जो उभार आया, उसमें सारी पार्टियों, सारे नेताओं का चेहरा दिख गया, जिसमें लोहियावाद जो समाजवाद है उसका भी चेहरा दिखा कि लोहियावाद जो है वो बीजेपी को ढो करके लाए और गद्दी पे बिठा दिए और खुद जो है उनकी पालकी ढोने वाले बन गए। तो कांग्रेस पार्टी एक जो है समग्रता में दिखने वाली पार्टी दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस जो है पूरे भारतीय जनमानस को एक समझने वाली पार्टी है। तो क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कल हम इसी पे बात करेंगे कि क्या ये जो भारतीय राजनीति का जो मौजूदा परिदृश्य है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, उसका भविष्य क्या होने वाला है।
कल हम कांग्रेस पार्टी कहां जाएगी, बीजेपी किधर जाने वाली है, तो इन सारे मुद्दों पे हम कल चर्चा करेंगे। आज के चर्चा में मित्र हम यहाँ विराम देते हैं, और जो भी दर्शक हमारे सामने उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम 8:30 बजे कुछ सवाल लेकर के आएंगे, और हम मुझे लगता है कि और बात करेंगे मित्र। भविष्य पे बात करने से पहले कल हम मुसलमानों पे बात करना चाहते हैं कि मुसलमान जो है कहाँ। हम एक और मित्र को जोड़ेंगे, दानिश जावेद है जो अच्छे राइटर हैं और यूपी से जुड़ते हैं, वो बिजनौर के रहने वाले हैं। उनसे हमने कहा है कि आइए और हम मुस्लिम के सवाल पे बात करते हैं कि क्या मुसलमानों का भविष्य ओवैसी जैसी पार्टी के साथ है, समाजवादी जैसी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी जैसे नेताओं के साथ है, या कांग्रेस के साथ है, या उसका कुछ अलग चेहरा हो सकता है मुस्लिम लीडरशिप का, कहाँ है उसका भविष्य, इस पर हम बात करेंगे। तो मित्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मुलाकात करें। धन्यवाद।